जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्यात्म एकेडमी। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने सोचा कि वैकल्पिक प्रश्न हम लोग अभी हल कर रहे थे और वन लाइनर हल कर रहे थे। इससे अच्छा कि क्यों ना हम लोग टॉपिक वाइज पहले पढ़ें, उसके बाद फिर उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करें, जो हमारा हम लोगों को काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। जैसे इस वीडियो में हम लोग आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो है हम लोग मेरा। ठीक है ना। ये यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है ना, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखिए शब्द, ठीक है ना, इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। ये चार प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पहला क्या है, रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर दो होते हैं। ठीक है ना। एक तो विकारी शब्द होते हैं, और पहला पहला विकारी शब्द होता है और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का भेद कितना होता है, दो होता है। पहला विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, विकारी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है ना। यही चीज ऊपर से यहाँ भी मैंने लिख दिया था। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद तो क्या दो होते हैं। ठीक है ना, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आ जाइए आप उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का भेद। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है ना। तो इसमें कितने होते हैं, पांच होते हैं। ठीक है ना, पांच होते हैं। पहला देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी या विदेशज शब्द, या संकर शब्द। ठीक है ना, ये पांच होते हैं। उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति होती है, या स्रोत। देखो तत्सम शब्द जैसे होते हैं, ये स्रोत से मिलते, जैसे संस्कृत से ज्यों का त्यों चले आते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ लो एक वहां से सोर्स हो गया है हम लोग। तद्भव शब्द, ठीक है ना, ये इनकी उत्पत्ति होती। देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति विदेशी, ये भी विदेश से जो आए हुए हैं, जो दूसरे दूसरे भाषा के आए हुए शब्द होते हैं, ये उनको विदेशी या विदेशज कहते हैं। संकर शब्द, ठीक है। हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, यहाँ समझिए, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेद वो तीन होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और रूढ़ योग शब्द। ठीक है ना। दोबारा देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और योग रूढ़ शब्द। चौथा आ जाएगा शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आठ भेद होते हैं। ठीक है, अभी हम सब एक एक शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी तो एक मोटा मोटा ढांचा है जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको कहीं पर कॉपी पे लिख लेना। एक आर्थी शब्द, अर्थ के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म समोच्चारित शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, और समूहवाची शब्द। ये आठ प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक है ना, पहला था विकारी शब्द। ठीक है ना। अब विकारी शब्द में कितने आते हैं, चार आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है ना। विकारी शब्द कितने, चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द हमारे, विकारी शब्द और अविकारी। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयाद बोधक। ठीक है ना, ये इसमें भी चार होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विकारी शब्दों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले विकारी शब्दों में आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा।
ठीक है ना। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? सम और ज्ञा मतलब जानना। सम ज्ञा, ठीक है ना। सम मीन्स होता है समान और ज्ञा मीन्स होता है जानना, ठीक है ना। समान जानना, ठीक ना। अब संज्ञा देखिए परिभाषा क्या होती है इसकी, ठीक ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा इत्यादि, ये सब क्या है? नाम है, ठीक है ना। और इन नाम का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मैं लेके आया हूं, अभी आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखो, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं, पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। देखिए यहां समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता, किरण। देशों के नाम भारत, जापान, चीन। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोमती। शहरों के नाम लखनऊ, प्रयागराज, पटना। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत। देखो इसमें क्या होता है? व्यक्ति मतलब केवल राम की बात हो रही तो राम भगवान एक ही है तो एक हो गया, ठीक है ना। भारत देश एक ही है तो गंगा नदी एक ही है तो लखनऊ शहर एक ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मतलब व्यक्तिगत। उदाहरण, ठीक है ना, जैसे इसमें हुआ पंछी, तोता, हीरामन तोता। देखो पंछी हमारा क्या कहता कि जातिवाचक संज्ञा है, पंछी है, पता नहीं कौन सा पंछी है, ठीक है। तो ये जाति को इंगित कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। अब तोता भी जातिवाचक। तोता अब हो सकता हो तोता जैसे है तो तोता का व्यक्तिगत नाम होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा तोता है? जैसे हीरामन तोता, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। यहाँ नाम आ गया हीरामन तोता, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये चीज समझ में आई? चलिए आगे और अच्छे से समझ में आएगी। कई उदाहरण मैं लेके आया हूं, इनसे भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर प्लीज करिए। पशु, गाय, राठी गाय। देखो है तीनों पशु में क्या हो गया? गाय हो गया और गाय के अंदर भी एक नाम आ गया राठी गाय, तो पशु हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। पशु में कौन सा पशु है? ठीक है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब गाय हो गई, तो अब कहोगे कि सर गाय, तो गाय के भी कई नाम होते हैं, ठीक है, जर्सी, देसी, राठी गाय। तो अब जहां पर राठी गाय आ गई तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, मनुष्य, लड़का, अजय। देखो मनुष्य हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है और अजय जब प्रॉपर नाम आ जाएगा तो अजय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक, इतने उदाहरणों से तो समझ में आ जाना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब देखो इसके लिए मैंने विशेष नोट किया है, ठीक है ना।
व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ठीक है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप लोग लिख लेना, सारा कुछ हल हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका, ठीक है ना, जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके। ठीक, अब यहां पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, दूसरा क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। फिर से देखिए, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी, पशु, पंछी, मनुष्य, स्त्री, लड़का, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर। ठीक है ना, ये जितने भी नाम है ना, किसी ना किसी जाति को इंगित करते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी में कौन सा प्राणी होगा, उस प्राणी का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन प्राणी है तो ये प्राणियों की जाति को बता रहा है। ठीक है, अब देखो वस्तु में देख लीजिए, जैसे पंखा, कौन सा पंखा? टीवी, कौन सी टीवी? बहुत टीवी आती है। कूलर, कूलर का कोई नाम होगा। फ्रिज, एसी, पेन, पुस्तक, कुर्सी, मेज, मोबाइल, ये सब क्या दर्शा रहे हैं? ये सब जाति को दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से कंटेंट ढूंढ के लेके आया हूं, आप इनको समझने की कोशिश करिए बस। ठीक है ना, अब स्थान भी देख लीजिए, देश, शहर, गांव, विद्यालय, तहसील, ई मित्र, मंदिर, जिला, जिला है, बैंक, नदी, पहाड़ इत्यादि। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी एक विशेष कंटेंट मैंने लिखा है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा को एकदम क्लियर हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके। ठीक है ना, अगर ये एक वचन में किया जाएगा तो उसका बहुवचन जरूर बन सके। अब आ जाइए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, दूध, घी, पानी, तेल, शराब, शहद इत्यादि। ठीक है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय, समूह का बोध कराते हैं। बहुत छोटी सी डिफिनेशन है, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदाय या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सभा, सम्मेलन, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, जन, गण, वर्ग, लोग, टोली, गुच्छा, ढेर इत्यादि। ये जितने भी शब्द हैं किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं, किसी न किसी समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इनको समझिए। अब आगे हमारी लास्ट पांचवा है भाववाचक संज्ञा। सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस वाले तो इसको एकदम
कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है ना। यूपी पुलिस के लिए क्या अपडेट है, देखो निविदा हो गई है। अब क्या है ना कि अभी निविदा खुलेगी, फिर कंपनियां आएंगी, फिर लगभग फॉर्म आने में लगभग अभी ये महीना पूरा निकल जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव के अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है ना। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात जिन संज्ञा शब्दों को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिन संज्ञा शब्दों को देखा या स्पर्श नहीं किया जाता, केवल महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा समझ में आ जाएगी। जैसे दुख, सुख, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, प्रार्थना, दया, प्रेम, प्यार, स्नेह, क्रोध, ईर्ष्या, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। देखो इसमें विशेष क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। अभी हम लोग प्रयोग करके भी देखेंगे और उम्मीद है ये टॉपिक तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, संज्ञा समझ में आ जाएगी। अमीर, देखिए यहाँ 3 मैं फैक्ट ये लेके आया हूं सब। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। देखो अमीर क्या है, विशेषता बता रहा ना, विशेषण है भाई। वह व्यक्ति बहुत अमीर है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो अमीर है, तो उस अमीर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अमीरी हमारा भाव है। ठीक है ना। अमीरी क्या है, भाव है। अमीर देखो विशेषण, और अमीरी क्या हो गई, भाव हो गई। अब अमीरों, ठीक है ना, अमीरों जहां शब्द आ जाएगा वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे अमीरों में बहुत सारे अमीर आ जाएंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर जाति को दर्शा रहा है। ठीक है ना। लेकिन अमीरी क्या है, हमारी भाव है। ठीक है ना। बहुत अमीरी भाव को दर्शा रहा है, अमीर विशेषण है। अब देखो सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है ना। सीता हमारे घर की लक्ष्मी है। अब इसमें देखो ऊपर क्या गया कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ये हमारा देखो सीता एक वचन है, हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है ना। अब इस प्रश्न में लक्ष्मी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब कुछ संज्ञा के पहचान के विशेष नियम हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये नियम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला नियम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो उसे अन्य के नाम में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इससे समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया ये इसी का था। सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी एक अन्य नाम का बोध वो करा रहा है, लेकिन ये जो दूसरा शब्द का बोध कराएगा, ठीक है ना, इसमें लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ साथ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस अपने साथ साथ अन्य नाम का बोध करा दे। अपने साथ साथ इन्होंने अन्य नाम का लक्ष्मी का बोध कराया है, तो उसे हम किस में रखेंगे, जातिवाचक शब्द रखेंगे। ये लक्ष्मी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है ना। सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए अपने साथ साथ किसी दूसरे नाम का बोध करा दिया एक ही सेंटेंस में, तो जो दूसरा शब्द होगा ना वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, ऐसे आएगा कि इस सेंटेंस में लक्ष्मी क्या है। ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या लगाओगे, जातिवाचक संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। ज्यादातर भाववाचक संज्ञा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। उदाहरण अब हम लोग देखते हैं। प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। देखो, प्रभुदेवा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने साथ एक और शब्द लेके आए, माइकल जैक्सन, ठीक है ना। तो माइकल जैक्सन हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो प्रभुदेवा क्या आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, माइकल जैक्सन जातिवाचक संज्ञा है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखो, कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये एक और शब्द लेके आए शेक्सपियर, ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी जाति का जो है संबोधित कर रहा है। तो कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, शेक्सपियर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उदाहरण नेक्स्ट, ठीक है ना। नेहा तो पूरी गंगा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें अंडरलाइन, जैसे कहें गंगा क्या है, नेहा तो पूरी गंगा। नेहा यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये अपने साथ एक और शब्द लेके गंगा, जो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेहा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, और गंगा जातिवाचक संज्ञा है। भारत में अनेक जयचंद्र हैं। भारत में अनेक जयचंद्र हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार सर, जयचंद्र भी ये नाम है और भारत भी नाम है, ठीक है ना। अब भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नियम क्या कहता है, अगर ये अपने साथ कोई अन्य नाम लेके आता है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। बहुत अनेक जयचंद्र है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसकी मतलब, जैसे जयचंद्र था जो उस तरह के काम किए हैं, मतलब उनके बारे में बता रहा है कि बहुत सारे जयचंद्र हैं। एक नियम हो गया। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले वाले नियम से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यूपी पुलिस वाले तो जरूरी पढ़िएगा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुत अच्छा ये नियम है। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे गांधी, भाई गांधी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग गांधी नाम रखते हैं, गांधी, ठीक है ना, ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब ये गांधी जी कौन हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। इस वाक्य में गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना। ऊपर देखिए गांधी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अब गांधी जी, अब यहाँ पर किस गांधी की बात हो रही है, अपने महात्मा गांधी की बात हो रही। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे क्या, दूसरा है पटेल। पटेल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना जी। इस शब्द क्या हो गया, पटेल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसको हम शब्द किसी सेंटेंस में लिखते हैं कि पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे, अब यहाँ किस, कौन से पटेल जी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पटेल जी की बात हो रही है, इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेताजी, नेताजी में क्या है, जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। लेकिन अगर इसको सेंटेंस में हम लिखेंगे, नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया, तो यहाँ पर किस नेताजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो रही है, हमारे नेताजी के बारे में बात हो रही है। जैसे कोहली, ठीक है ना, कोहली क्या है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर इसको सेंटेंस में लिख देंगे कि कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, तो अब यहाँ पर सबको पता हो गया कि ये विराट कोहली के बारे में बात हो रही, तो ये विराट कोहली क्या हो जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे पंडित जी, ठीक है ना, पंडित जी, पंडित जी में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर अब किसकी बात होने लगी, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होने लगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस शब्द में पंडित जी क्या है, तो पंडित जी, तो इसमें क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाइएगा। अब यहाँ पर ये मत लगाइएगा कि ये जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा,
जैसे शास्त्री जी, शास्त्री जी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इसको सेंटेंस में ऐसे लिख देते हैं कि शास्त्री जी एक महान व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसको इंगित कर दिया सर, ये सेंटेंस लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोदी जी, ऐसे तो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, जैसे ऐसे शब्द लिखा होगा मोदी जी, तो ये जाति को दर्शाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस में लिखा हो तो मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं, तो अब समझ जी इसमें क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है कि मोदी जी हमारे मितव्ययी प्रशासक हैं। अब मोदी जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। अब तीसरा नियम, ठीक है, दो नियम, अब इसको कई बार पढ़िएगा, देखना बहुत अच्छा, संज्ञा से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विशेषण या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुत अच्छा ये कीवर्ड है, देखिए, विशेषण व भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, पहले तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे ही उसको बहुवचन में आप प्रयोग करते हो, जैसे ही उसको बहुवचन में प्रयोग करते हो, जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको सेंटेंस वहां मिलेगा, उसमें बताना होगा कि ये कौन सा संज्ञा है। जैसे अमीर, अमीर क्या है, विशेषण शब्द है, और अमीरी हमारा भाववाचक संज्ञा को बताता है, अमीरों हमारा जातिवाचक संज्ञा को बताता है, ठीक है। जैसे गरीब क्या है, गरीब विशेषण है, गरीब व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है, तो गरीब क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, लेकिन गरीबी हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, और गरीबों हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। अब जो ऊपर नियम नंबर 3 मैंने बताया है, उसी के संबंध में ये देखिए एग्जाम्पल है, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, तो चोरियां यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, यहाँ दुख क्या है, अब कहोगे सर दुख तो भाववाचक है, लेकिन दुखों अगर ये बहुवचन में हो जाएगा तो दुखों, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं, अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, नजदीकियां, ये सब नजदीकियां से देखो, नजदीकी हमारा शब्द कैसा है, विशेषण शब्द है, और नजदीकियां जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, और दूरियां जातिवाचक संज्ञा को, और दूरी हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे ढेर सारे लेके आया हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, संज्ञा से आपको कोई प्रश्न न छूटे, ठीक है ना। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। जैसे आप बड़ों का सम्मान किया करो, आप बड़ों का सम्मान किया करो, बड़ों क्या है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, अब यहाँ पर प्रार्थनाएं क्या है, ऐसे पूछा जाएगा तो प्रार्थनाएं हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे देश में बेईमानों की कमी नहीं है, जैसे देश में बेईमानों की कमी नहीं है, बेईमान क्या है, विशेषण है, बेईमानों क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, और बेईमानी हमारी भाववाचक संज्ञा है। ये अलग अलग शब्द जब पढ़ोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अधिक चालाकियां भी भारी पड़ती हैं। अब चालाक यहाँ क्या है, विशेषण शब्द है, चालाकी भाववाचक संज्ञा शब्द है, और चालाकियां क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। ये जब तीनों एक साथ समझोगे ना तो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल है, आजकल ईमानदारों का जमाना नहीं रहा। ठीक है, आजकल ईमानदारों का जमाना नहीं रहा। अब देखो यहाँ ईमानदार क्या है, विशेषण है, व्यक्ति ईमानदार है, उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही, तो वो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण हो गया। ईमानदारी, ईमानदारी हमारी भाववाचक संज्ञा है, और ईमानदारों, बहुत सारे लोगों की बात हो गई यहाँ पर, जितने लोग ईमानदार हैं उनको सारी बात हो रही ईमानदारों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, हमें देश के वीरों का सम्मान करना चाहिए। ये सेंटेंस आ गया और इसमें बताना पड़ेगा कि बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें। हमें देश के वीरों का सम्मान करना चाहिए। जैसे वीर, वीर क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, लेकिन वीरों एक जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। अब देखिए कुछ यहाँ पर हम लोगों ने भाववाचक का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जाता है। ठीक है ना, भाववाचक से ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले हैं, अगर कोई डाउट हो रहा है संज्ञा में, तो आप लोग अगर भाववाचक पढ़ के जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा वहां पर। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, इन कुछ शब्दों को हम इकट्ठा करके लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर देखिए। जातिवाचक संज्ञा एक तरफ लिखा हुआ, भाववाचक संज्ञा एक तरफ लिखा हुआ। ठीक है, और समझते हैं। देखो बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और इसको भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो बचपन हो जाएगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसको बनाएंगे भाववाचक तो लड़पन हो जाएगा। शहर, शहर हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक शब्द है, इसको क्या करेंगे, शहरी, तो ये हमारा भाववाचक शब्द हो जाएगा। गांव, बहुत सारे गांव हैं तो ये जातिवाचक शब्द हो गया। लेकिन गंवारपन, गंवारपन हमारा भाववाचक शब्द है। ठीक है ना, मनुष्य, मनुष्य हमारा क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, लेकिन ये मनुष्यता, मनुष्यता हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, मानव, मानवता। ठीक है ना, ये जब ऐसे आप पढ़ोगे ना, कोई भी शब्द ले लो, उसका तीनों निकालो, विशेषण क्या है, ठीक है ना, उसका जातिवाचक शब्द क्या बनेगा, उसका भाववाचक शब्द क्या बनेगा, बहुत मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का। भाववाचक का निर्माण निम्नलिखित में से किया जाता है। ठीक है ना, वो ऊपर का सेंटेंस है। दूसरा नियम देखो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं लोग। सर्वनाम, अपना, अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन, अपनत्व हो जाएगा। पराया, पराया का क्या हो जाएगा, परायापन हो जाएगा। निजी, निज, निजित्व या निजता हो जाएगा। सर्व, सर्व क्या क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। मम, मम का क्या हो जाएगा, ममता या ममत्व हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। देखो छोटा, ये हमारा विशेषता बताता है, विशेषण, मनुष्य छोटा है तो उस मनुष्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, तो विशेषण हो गया, विशेषण से छोटपन, ये भाव। बड़ा, बड़ा से बड़प्पन भाव हो गया। मोटा, मोटा से मोटापा भाव हो गया। लंबा, लंबा से लंबाई क्या हो गया, भाव हो गया। अमीर, अमीर से अमीरी भाव हो गया। गरीब, गरीब से गरीबी भाव हो गया। सुंदर, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता क्या हो गया, हमारा भाव हो गया। अब चलिए विशेषण से हम भाववाचक शब्द बनाते हैं। ठीक है ना, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। मधुर, ये हमारी विशेषता है। माधुर या मधुरता, ये भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द हो जाएगा। चालाक, चालाकी। गंवार, गंवारपन। ईमानदार, ईमानदारी। चतुर का क्या हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा। बेईमान, बेईमानी। पागलपन, पागलपन, सॉरी पागल का, पागल विशेषण है, और पागलपन क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। समझदार, समझदारी। महान, महानता। ठीक
ठीक है ना। इस तरह आप लोग जब सेंटेंस को बनाओगे और लिखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। विशेषण से भाववाचक कुछ और शब्द हम लेके आए। वीर, वीर का क्या हो जाएगा भाव? वीरता। गहरा, गहरा का क्या हो जाएगा भाव? गहराई। भला, भला का क्या हो जाएगा? भलाई। काला, काला का क्या हो जाएगा? कालिमा। हरा, हरितिमा। लाल, लालिमा। बहादुर, बहादुरी। ठीक है ना, ये सब हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्रिया से भाववाचक शब्द कैसे बनाओगे। ठीक है ना। क्रिया जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसको भाववाचक में पढ़ाई। हंसना क्रिया है तो भाव आ जाएगा हंसी। रोना का रुलाई। चढ़ना चढ़ाई हो जाएगा। उतरना का उतराई हो जाएगा। लड़ना का लड़ाई हो जाएगा। चुनना चुनाव हो जाएगा। चुनना क्या हो जाएगा? चुनाव हो जाएगा। कमाना का क्या हो जाएगा? कमाई हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों से आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा पक्का। अब क्रिया से हम लोग भाववाचक शब्द बनाते हैं। ठीक है। घूमना क्रिया है तो घुमाओ क्या हो गया? भाव हो गया। मुस्कुराना क्रिया है, मुस्कुराहट भाव हो गया। घबराना क्रिया है तो घबराहट भाव हो गया। थकना थकावट। जोतना जुताई। लिखना लिखावट। पानी प्यास। और सजना का क्या हो जाएगा? सजावट हो जाएगा। कुछ अव्यय शब्द हैं, इनको देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। आगे का अगला, पीछे का पिछला, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचला, ये हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है ना। अब इनके बारे में, ये अव्यय मैंने नोट करा है, इनके बारे में कुछ एक नोट में लिख लेना। इनको विशेषण में रखा जाता है। अगर आपको विशेषण विकल्प जब दिया रहेगा, अगर विशेषण नहीं मिलता है इनको, अगर विशेषण नहीं मिलता है विकल्प में, तो इनको आप भाववाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है ना। ये नोट कर लेना और इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है ना। दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी है। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे संज्ञा के बाद, जो हमारा आएगा संज्ञा के बाद कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है ना। इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर विकारी शब्द पढ़ा ना, विकारी शब्द में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम की। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम की। देखो यूपी पुलिस, जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, वो अभी जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं, जब तक फॉर्म नहीं आ रहे तब तक क्या है ना कि जो उनका ये चारों में से, जैसे मैथ, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, ठीक है, इन चारों में से जो आपका सबसे कमजोर टॉपिक हो ना, उसे आप ज्यादा समय दीजिए जब तक आपके फॉर्म नहीं आ रहे। ठीक है ना। दीजिए आप सभी को समय, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक जरूर होगा टॉपिक जो, सॉरी सब्जेक्ट जो आपका कमजोर होगा, उस पर ध्यान दीजिए। 2 महीना, अभी 2 महीना समय मिलेगा, 2 महीना अच्छे से उसको तैयार करिए। जो ही आपका फॉर्म आ जाता है, फिर चारों सब्जेक्ट पे आप लोग बराबर जो है ना ध्यान दीजिए, आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।